हेलो बच्चों, कल हमारा टॉपिक था वायुदाब। उसमें हमने वायुदाब की खोज किसने की, वायुदाब क्या होता है, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे कि वायुदाब की पेटियाँ कितनी हैं, किस प्रकार की पेटियाँ हैं, उनका वायुदाब का वितरण कैसे है, वायुदाब का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, आदि के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वायुदाब की पेटियाँ। तो पहली बात तो यह है कि वायुदाब की कितनी पेटियाँ हैं। तो वायुदाब की पेटियों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है तापजन्य पेटियाँ, तापजन्य पेटियाँ। तापजन्य पेटियाँ यानी जिनका निर्माण ताप के कारण हुआ है, उन्हें तापजन्य पेटियाँ कहते हैं। और दूसरी हैं गतिजन्य पेटियाँ। इनका निर्माण पृथ्वी की गति के कारण, यानी पृथ्वी अपनी घूर्णन गति करती है, उस गति के कारण हुआ है। यानी वायुदाब पेटियों को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तापजन्य पेटियां और दूसरी गतिजन्य पेटियां। एक नंबर तापजन्य पेटियां और दो नंबर हो गई गतिजन्य पेटियां। अब तापजन्य पेटियों की बात करें तो इसमें एक नंबर आएगा विषुवत रेखीय विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक। और दूसरी आएगी इसमें उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। और तीसरी है इसमें दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये तीन पेटियां हैं जो गतिजन्य पेटियां हैं। ये तीनों ही गतिजन्य पेटियां हैं, यानी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यानी एक तो विषुवत रेखा वाली पेटी है और दो ध्रुवों वाली पेटियां हैं। ये तीनों पेटियां क्या हैं? तापजन्य पेटियां हैं। तो अब स्पष्ट हो गया कि तापजन्य पेटियां कितनी हैं। तापजन्य पेटियां की संख्या कितनी हो गई? 3, ठीक। ये तो होगी तापजन्य पेटियां। अब बात करते हैं गतिजन्य पेटियों की। तो इनको मैं मिटा रहा हूँ। अब बात करते हैं गतिजन्य पेटियां। गतिजन्य पेटियों की बात करें तो 3 पेटियां तो हो गई थी और 4 नंबर पेटी है
वो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी उत्तरी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध और अगली सेमी है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ये हो गई दक्षिणी गोलार्ध की। दो तो हो गई उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध की, एक दक्षिणी गोलार्ध की, दो पेटियां हो गई। 5 नंबर और 6 नंबर है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और 7 नंबर है उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 6 में। ये तो हो गई उत्तरी गोलार्ध की और ये हो गई दक्षिणी गोलार्ध की। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, ये गतिजन्य पेटियां हो गई 4। तो 3 तो थी अपनी तापजन्य पेटी और 4 है गतिजन्य पेटी। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 7 पेटियां। तो कुल पेटियों की बात करें तो कुल पेटियां कितनी हैं, 7। ठीक है, तो नीचे एक नोट डाउन करके लाइन लिखिए। ठीक है, 3 तो तापजन्य हैं और 4 गतिजन्य पेटियां हैं। कुल पेटियां कितनी हैं, 7। आगे इनको हम डायग्राम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपको समझ में नहीं आए वो आप बता दें। देखिए, कुल पेटियां हैं 7। इसमें क्या होगा, 3 तापजन्य तीन तापजन्य और 4 गतिजन्य, यानी 4 पेटियां हैं ये गतिजन्य। ये पट्टियों की घूर्णन गति के कारण बनती है। ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिखिए नोट लगाकर, यहाँ लिखिए नोट लगा के। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बंद हो जाए तो पृथ्वी पर केवल
3 वायुदाब पेटियां बनेंगी। 3 वायुदाब पेटियां बनेंगी। कौन सी? तापजन्य। क्योंकि ये गतिजन्य जो पेटियां हैं ये तो पृथ्वी की गति के कारण बन रही हैं, और हम पृथ्वी की घूर्णन गति को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। तो बंद करेंगे तो क्या बनेंगी? केवल 3 पेटियां बनेंगी, वो बनेंगी तापजन्य। ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारी 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा। ठीक। अब इसके इधर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, पाँच डिग्री नॉर्थ, साउथ। ठीक है। ये कौन सी है? ये विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। कौन सी है? विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। ठीक है। 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक कौन सी पेटी का विस्तार है? विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी का विस्तार है। इसके ऊपर की तरफ बात करें, यहाँ 30 और 35, ये है 30 डिग्री और ये 35 डिग्री नॉर्थ। ये है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। कौन सी है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक ऐसी सेम इस तरफ बनेगी। ये सेम वो उत्तरी गोलार्ध की है और ये दक्षिणी गोलार्ध की। 30 डिग्री और 35 डिग्री साउथ। अब बात करें यहाँ पे, ये है 60 डिग्री और ये है 65 डिग्री नॉर्थ, और इधर भी बनेगी 60 डिग्री और 65 डिग्री साउथ।
इसका नाम है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक, अब इसके ऊपर एक पेटी और बनेगी, तो यहाँ पे बनेगी 85 डिग्री नॉर्थ और ये अपना है 90 डिग्री नॉर्थ। इधर नीचे भी बनेगी 85 डिग्री साउथ और ये है 90 डिग्री साउथ। इसका नाम है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये उत्तरी गोलार्ध की है तो उत्तरी हो जाएगी, इसके भी उत्तरी लग जाएगी और ये भी उत्तरी गोलार्ध। ये सेम पेटियाँ यही हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये पेटियों का एक क्रम है। अब क्या करेंगी हवाएं, अब हवाएं यहाँ से उठेंगी क्योंकि यहाँ पे सवनीय धाराएं उठती हैं। यहाँ पे हवाएं उठेंगी और इस क्षेत्र में हवाओं का अवतरण होगा। ठीक, इस क्षेत्र में हवाओं का अवतरण होगा, यहाँ से हवाएं उठेंगी और इस क्षेत्र में क्या होगा हवाओं का अवतरण, जिसके कारण ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यानी उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होगा। यहाँ से भी हवाएं उठेंगी और इधर की तरफ आएंगी उपोष्ण उच्च वायुदाब की तरफ और यहाँ से यहाँ ध्रुवों की तरफ जाएगी। ये सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब से हवाएं उठेंगी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पे हवाओं का अवतरण होगा और ध्रुवों पर अवतरण होगा। ठीक, ये इनका क्रम है। तो यहाँ से हवाएं उठी और यहाँ पे हवाओं का अवतरण हुआ, इस क्षेत्र में हवाओं का अवतरण हुआ। तो प्राचीन काल में पाल वाले जहाज यहाँ से स्पेन से अमेरिका घोड़े भेजे जाते थे, तो हवाओं के अवतरण के कारण जहाज पर दबाव पड़ता था, जिसके कारण जहाज आगे गति नहीं कर पाता था। इसलिए जहाज को हल्का करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था। इसलिए इस अक्षांश यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब अक्षांश है, इसको अश्वय अक्षांश भी कहते हैं। इसको 30 से 35 नॉर्थ और साउथ दोनों जो पेटियां हैं उनको अश्वय अक्षांश कहा जाता है। और यहाँ भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में क्षितिजीय पवनें नहीं चलती हैं, जिसके कारण ये शांत क्षेत्र रहता है। इसीलिए इसे शांत मंडल या डोल्ड्रम भी कहते हैं। किसको? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को डोल्ड्रम या शांत मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्षितिजीय पवनें नहीं चलती हैं और शांत वातावरण रहता है इस कारण। ठीक है, ये वायुदाब पेटियों का एक सिस्टम था, सीक्वेंस था। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछे कि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ गति करें तो कौन कौन सी पेटियाँ आएंगी, इनका क्रम क्या है। तो पहले विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, फिर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है। ये पेटियों का क्रम है। ठीक है, अब हम जानते हैं एक एक पेटी के बारे में। यह डायग्राम अपने नोटबुक में बना लेना।
ये मैंने रेड कलर में जो किया है, हेडिंग डाली है रेड कलर में, इसका मतलब है कि ये एक क्या है, तापजन्य पेटी है। कौन सी है? तापजन्य पेटी। ये आपको ध्यान में रहे कि ये तापजन्य पेटी है। ठीक, रेड कलर में जो हेडिंग डाली है वो तापजन्य पेटी है, बाकी पेटियाँ हैं वो गतिजन्य हैं। तो बात करें इसमें, आप लिखिए इस पेटी का विस्तार 0 से 5 डिग्री तो कुछ समझ में नहीं आए तो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, उन पर भी गौर कीजिए। 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में है, यानी 0 से 5 के बीच दोनों गोलार्धों में इस पेटी का विस्तार है। 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण तक विषुवत रेखीय नील वायुदाब पेटी का विस्तार है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान व उच्च वर्षा होती है। ये साथ साथ अपने नोटबुक में लिखते चलें, है जिसके कारण यहाँ निम्न दाब का विकास होता है। जिसके कारण यहाँ क्या होता है, निम्न दाब का विकास होता है। ठीक है, ये एक तापजन्य पेटी है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर स्थितिज पौने नहीं चलती हैं, इसलिए इस पेटी को डोलड्रम या शांत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक था। ये अपनी हो गई विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी जो तापजन्य पेटी है। इसका विस्तार 0 से 5 डिग्री अक्षांशों तक दोनों गोलार्धों में है और यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ निम्न वायुदाब का विकास होता है। यहाँ पर क्या है, किस्तीजें पौने नहीं चलती हैं, यानी शांत क्षेत्र है, इसलिए इस पेटी को डोलड्रम या शांत क्षेत्र कहा जाता है। अब दूसरी है अपनी है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। इसको मैंने वाइट कलर में लिखा है, तो इसका मतलब ये है गतिजन्य।
गतिजन्य पेटी। ठीक है, इसका विस्तार है, विस्तार 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ यानी दोनों गोलार्धों में। ठीक। आगे लिखिए, यहाँ पृथ्वी की गति के प्रभाव से, पृथ्वी की गति के प्रभाव से वायु का अवतलन या नीचे उतरना है, जिसके कारण उच्च वायुदाब का विकास होता है। इसलिए इस पेटी को उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। और लिखना चाहो तो लिख लो, प्राचीन काल में पाल वाले जहाज द्वारा स्पेन से अमेरिका को घोड़े लादकर भेजे जा रहे थे। जब यह जहाज यानी प्राचीन काल में पाल वाले जहाज द्वारा स्पेन से अमेरिका को घोड़े लाद कर भेजे जा रहे थे, जब ये जहाज उपोष्ण उच्च वायुदाब जब वह जहाज उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के क्षेत्र में पहुंचा तो वायु के अवतलन होने से जहाज पर दबाव बढ़ गया, जिसके कारण जहाज को हल्का या दबाव कम करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया गया। घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया गया। यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं।
समुद्र में फेंक दिया गया। देखिए, इस घटना के कारण इस अक्षांश को अश्व अक्षांश या हॉर्स अक्षांश कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हवाओं का अवतरण हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ से हवाएं उठेंगी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पे हवाओं का क्या होगा, अवतरण। तो यहाँ पे क्या है कि पाल वाले जहाज फंस जाते थे या उन पर दबाव बढ़ जाता था, जिसके कारण वो आगे गति नहीं कर पाते थे। इसलिए जहाज को हल्का करने के लिए या दबाव को कम करने के लिए घोड़ों को फेंक दिया जाता था। इसलिए इस अक्षांश को क्या कहा जाता है, अश्व अक्षांश, जो हमने अभी लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हवाएं उठ रही हैं और यहाँ पे हवाओं का क्या हो रहा है, अवतरण हो रहा है। और इधर यहाँ से हवाएं उठेंगी और यहाँ पे अवतरण, यानी दोनों तरफ से हवाओं का यहाँ पे अवतरण हो रहा है, जिसके कारण यहाँ उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण हो रहा है। यह होगी। अब बात करेंगे तीसरी पेटी की, जो 60 से 65, यानी इस पेटी की बात करने जा रहे हैं हम। अब हम इस पेटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसका विस्तार क्या है, 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 से 65 डिग्री साउथ इस पेटी का। ठीक, यहाँ पे निम्न वायुदाब क्यों है, क्योंकि यहाँ से हवाएं उठकर उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में आ जाती हैं और इधर ध्रुवों की तरफ चले जाती हैं, जिसके कारण यह वायुदाब क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। यह है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये क्या है, रेड कलर में लिखी है मैंने, वाइट कलर में लिखी है। इसका मतलब ये क्या है, गतिजन्य। लिख लो आप, गतिजन्य पेटी, यानी पृथ्वी की गति के कारण इसका निर्माण हो रहा है, तो ये गतिजन्य पेटी। लिखिए, इसका विस्तार 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यानी दोनों गोलार्धों में। दोनों गोलार्धों में। ठीक हो गया। अब आगे लिखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से इस क्षेत्र में पौने ऊपर उठते हुए, इस क्षेत्र में पौने ऊपर उठते हुए अपसरित, अपसरित यानी आपका मतलब दूर जाना, अपसरित होने से निम्न वायुदाब का विकास हुआ है। यहाँ से हवाएं उठकर उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र और ध्रुवों की तरफ चली जाती हैं, जिसके कारण यहाँ निम्न वायुदाब का विकास हुआ है। ये गतिजन्य पेटी है। नेक्स्ट बात करें ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, तो ये मैंने रेड कलर में लिखा है। इसका मतलब ये तापजन्य पेटी है। देखिए, इसका विस्तार 60
85 से 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यानी ऐसे बोल सकते हैं दोनों गोलार्धों में। ठीक, इस क्षेत्र में वर्ष भर निम्न तापमान होने से उच्च वायु दाब पेटी का विकास हुआ है। तो ये तो थी हमारी वायुदाब पेटियाँ कि वायुदाब पेटियाँ क्या हैं, कौन सी पेटी में क्या बातें हैं, कौन सी पेटी की किस प्रकार की व्यवस्था है, इस सबको हमने जाना डायग्राम के माध्यम से। अब हम जानेंगे वायुदाब का विस्थापन। तो क्या होता है कि ये डायग्राम आपके सामने है। ये डायग्राम आपके सामने है। इसमें है कि हमारा पूरा स्थल भाग समान तो है नहीं, सूर्य में भी विस्थापन होता है, यानी सूर्य अपनी जगह है तो पृथ्वी में विस्थापन होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा लंबवत चमकता है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे, और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पे। तो एग्जिट लोकेशन तो ये होती है जो पेटियाँ हमने पढ़ी हैं कि 0 से 5-5 डिग्री विस्तार है, 30 से 35 है, 60 से 65, 85 से 90 है। तो एग्जिट स्थिति तो ये होती है। जब सूर्य 21 जून को कहाँ होता है, उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पे ये सूर्य है उत्तरी गोलार्ध, कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध 21 जून। तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, तो जो पेटियाँ हैं इनका विस्थापन होगा। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये पेटी थोड़ी सी ऊपर खिसकेगी, यानी जितने भी पेटियां हैं, जैसे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, उसका विस्तार 0 से 5 डिग्री है। लेकिन 21 जून को क्या होगा, उस 0 से 10 डिग्री नॉर्थ हो जाएगी वो, यानी 5 डिग्री उत्तर की तरफ खिसक जाएगी। इसी प्रकार सभी पेटियां 5-5 डिग्री उत्तर की ओर खिसकेंगी। कब, 21 जून को। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा, यहाँ पे शीत ऋतु में, दक्षिणी गोलार्ध, तो अपनी क्या होगी, शीत ऋतु। तो ये पेटियां हैं वो 5-5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाएंगी। ये इन पेटियों का विस्थापन होता है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या रहती है, 21 मार्च, 23 सितंबर को। ठीक, ये था विस्थापन, यानी अपनी जगह से हट जाना, थोड़ा थोड़ा विस्थापन हो जाना, ये उनका विस्थापन होता है। अब वायुदाब का वितरण, वायुदाब के वितरण को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 प्रकार से हमने वितरण पढ़ा है। तापमान का वितरण भी हमने 2 प्रकार से पढ़ा है। एक होता है वायुदाब का क्षितिज वितरण, और दूसरा है लंबवत वितरण, यानी इसको बोलते हैं वर्टिकल, यानी ऐसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और ये है सरफेसी। इस प्रकार इनका वितरण है। तो बात करें क्षितिज वितरण की, तो इसमें क्या होता है,
वायुदाब के वितरण को लिखिए। इसमें वायुदाब के वितरण को समदाब रेखाओं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोबार, समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। जो कौन समदाब रेखाएं? जो अक्षांशों के समानांतर रूप में होती हैं। इसके समानांतर रूप में होती हैं। अब बात करें, अपने एक शब्द आया है समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं क्या होती हैं? तो लिखिए नीचे, समदाब रेखाएं लिखिए, समदाब रेखाएं समदाब रेखाएं लिखिए। इसकी परिभाषा समायोजित यानी समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं, यानी समायोजित समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं जिसमें ऊंचाई के प्रभाव को घटा दिया जाता है, समदाब रेखाएं कहलाती हैं। एक ही बात है। आगे देखिए, अब समदाब रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, उत्तरी गोलार्ध में समदाब रेखाएं, उत्तरी गोलार्ध में समदाब रेखाएं पास पास व टेढ़े मेढ़े रूप में होती हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समदाब रेखाएं दूर दूर व सीधे रूप में
पाई जाती हैं। मतलब उत्तरी गोलार्ध में समदाब रेखाएं पास पास और टेढ़े मेढ़े रूप में होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समदाब रेखाएं दूर दूर व सीधे रूप में पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो लिखिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में एक समान जलीय सतह का विस्तार अधिक पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में तो क्या है कि स्थल भाग है, तो स्थल भाग समान नहीं है, इस कारण समदाब रेखाएं पास पास और टेढ़े मेढ़े रूप में होती हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं। जैसे दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में समदाब रेखाएं ऐसे होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे, ये उत्तरी गोलार्ध की समदाब रेखाएं हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में समदाब रेखाएं ऐसी होती हैं, दूर दूर सीधे रूप में। ये दक्षिणी गोलार्ध की समदाब रेखाएं। ठीक है, ये था अपना वायुदाब का क्षितिजीय वितरण यानी हॉरिजॉन्टल। अब बात करें वर्टिकल की। ये जो मैं लिखा रहा हूँ, ये आप साथ साथ अपने नोटबुक में लिखते चले जाएं। कि सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हमने जो वायुदाब का क्षितिज वितरण पढ़ा है, उसमें जो भी चीज़ें आपको लिखाई हैं वो सभी उतारें अपने नोटबुक में, और जो नहीं समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, फिर से बताएं, आपके लिए बिल्कुल बताई जाएगी। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको अच्छी तरह प्रत्येक चीज़ समझ में आए। तो आप बिल्कुल निसंकोच पूछ सकते हैं। और जब ये वीडियो देखो तो आप अपने साथ अपने नोटबुक लिख और पेन साथ में रखिए, और जो मैं जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे वैसे अपने नोटबुक में इनको उतारते चलिए, ताकि आपके नोट्स हैं वो प्रॉपर बन सकें और फिर आप इनको फिर से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वायुदाब का दूसरा पॉइंट है वायुदाब का लंबवत वितरण। यह वायुदाब का लंबवत वितरण। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये धरातल है अपना, यह समुद्र तल है, समुद्र तल है, और यहाँ पे ये मानिए कि 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। ये है 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर। यहाँ पे ये 0 किलोमीटर यानी समुद्र तल है, 0 किलोमीटर समुद्र तल। यहाँ पे औसत वायुदाब हमने लिखा था 1013.8
25 मिलीबार। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो यहाँ 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर यहाँ पे हो जाएगा 913.25 मिलीबार, और 2 किलोमीटर पर हो जाएगा 813.25 मिलीबार, और 3 किलोमीटर पर ये हो जाएगा 713.25 मिलीबार, और 4 किलोमीटर पर ये हो जाएगा 613.25 मिलीबार, और 5 किलोमीटर पे ये हो जाएगा 5.13.25 मिलीबार, और 6 किलोमीटर पर 413.25 मिलीबार। तो सीधी सी बात है कि 5 किलोमीटर मैंने पहले भी लिखा है, यानी 5.5 किलोमीटर या 5500 5.5 किलोमीटर या 5500 मीटर पर यह आधा हो जाता है किसका, इस औसत समुद्र तल है इसका आधा हो जाता है। कहाँ पे? 5.5 किलोमीटर पर। ये लंबवत वितरण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1000 था, 1013 था, 1013.25 मिलीबार था, और 1 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर में कितने हो गए? 1000 मीटर, और 1000 मीटर पर कितना कम हो रहा है? 100 मिलीबार। तो यहाँ पे 1013, इसमें से 100 निकाले तो 913, तो ये कम हो गया। इस हिसाब से ऊपर की तरफ ये घट रहा है। ये था वायुदाब का लंबवत वितरण, ठीक है। ये आपने सबने लिख लिया होगा, जहाँ तक कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक नोट लगा के लिखना है हमको, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, कि विश्व में अधिकतम और न्यूनतम वायुदाब कब कब रहा, किस जगह रहा, अधिकतम वायुदाब कहाँ पे रहा, न्यूनतम वायुदाब कहाँ पे रहा। 2-3 पॉइंट है, वो आप लिख लीजिए। लिखिए, नोट लगा के लिखिए। विश्व में सर्वाधिक वायुदाब अगरता, ये एक रूस का क्षेत्र है, साइबेरिया का, अगरता में 1083.8 मिलीबार रहा। और कब? 1968 में अंकित किया गया। यानी विश्व में सर्वाधिक वायुदाब किस स्थान का है? वह अगरता का रूस का क्षेत्र है, 1083.8 मिलीबार 1968 में। ये तो सर्वाधिक हो गया। अब है न्यूनतम वायुदाब। न्यूनतम वायुदाब वो है 870 मिलीबार, और कहाँ का है? ये है गुआम द्वीप। और ये गुआम द्वीप कहाँ का है? ये गुआम द्वीप है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। और कब यहाँ पे दर्ज किया गया? 1979 ईस्वी में यहाँ पे दर्ज किया गया। अब अगली एक लाइन और लिखिए, वायुदाब मापने का यंत्र, उसको कहते हैं, वायुदाब मापने के यंत्र को कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर इंग्लिश में लिखो तो BAROMETER, बैरोमीटर, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना इतना ही था। वायुदाब कंप्लीट हो गया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे अच्छे तरीके से समझिए, देखिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।